हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे ठोस अवस्था। अच्छा, उससे पहले मुझे पता है आप सब लोग हंसना शुरू कर दिए होंगे। थोड़ा सा आज हेयर स्टाइल अलग लग रहा होगा, पर मैं एक बात क्लियरली बता दूं कि इस गुलदस्ते में मेरा कोई योगदान नहीं, ये अपने आप हो गया है पिछले 2-3 दिन से। वैसे बुरा नहीं लग रहा है, कमेंट करके आप लोग बताना ना कैसा लग रहा है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था में हम लोगों ने लगभग इस चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है उसको कंप्लीट कर लिया है। एक दो छोटे से टॉपिक हैं, मतलब समझ लो आज का ये वीडियो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होने वाला है। उसके बाद हमारा ठोस अवस्था ठोस हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो, इसमें हमको पढ़ना क्या है, तो हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे आज। पहला रहेगा हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मतलब ठोसों के विद्युतीय गुणधर्म, और दूसरा रहेगा हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म। अब चलिए एक एक को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि क्या है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो पहला पॉइंट हम लोग कवर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठोसों के विद्युतीय गुणधर्म। अब देखिए, जो कोई भी जो ठोस होता है ना, वो हमेशा बेसिकली 3 प्रकार का लिया जाता है। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? तो पहला तो आप लोग का आता है चालक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या नाम देंगे? कंडक्टर। क्या कहेंगे? कंडक्टर। ये चालक का परिवार रहेगा। बीच में आ जाता है अर्धचालक। अर्धचालक, इसको हम बच्चों पुकारते हैं सेमी कंडक्टर। क्या कहेंगे? सेमी कंडक्टर। भैया सेमी का मतलब ही होता है आधा, जैसे सेमी सर्कल आप बोलते हैं तो अर्धवृत्त होता है, इसी टाइप का। और तीसरा परिवार रहेगा हमारा कुचालक, मतलब इंसुलेटर। क्या कहेंगे इसको? इंसुलेटर। अब ये चालक, कुचालक और अर्धचालक क्या चीज़ है, तो इसकी परिभाषा आप लोग सामान्यतः जानते ही हैं कि भैया चालक का मतलब वे पदार्थ या वे धातु जिनमें से क्या हो, विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो। और कुचालक की क्या परिभाषा बन जाती है कि इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करते, प्रवाहित ही नहीं होते इलेक्ट्रॉन। अर्धचालक क्या है? तो अर्धचालक चालक और कुचालक के बीच की कड़ी है, मतलब जो अर्धचालक की चालकता है वो चालक और कुचालक के मध्य में आती है। तो ये तो परिभाषा हो गई, और मुझे लगता है परिभाषा सबको पता रहती है। ठीक है, हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। बात कर रहे हैं हम लोग इसकी किसके बारे में? चालकता के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में। तो अगर चालकता के आधार पे देखोगे, मतलब कंडक्टिविटी के आधार पे, तो याद रखना जो सुचालक होते हैं ना, उनकी चालकता बच्चों 10⁴ से लेके 10⁻⁴ ओम मीटर का इनवर्स रहती है। कई बार इसको ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स भी बोल सकते हो, चाहो तो अलग अलग, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। जो अर्धचालक है इसकी चालकता याद रखिए 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁴ ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, यूनिट है ना ये उसका। और जो कुचालक होता है उसका तो भैया बहुत कम होता है, 10⁻⁻² से लेके 10⁻⁻10 तक होता है। किसका? ऋण 10⁻⁻20 से लेके 10⁻⁻10 तक ओम मीटर इनवर्स। ये कुचालक के लिए। ये सब किसका क्रम है? ये सब कंडक्टिविटी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? कंडक्टिविटी, मतलब चालकता का मान है। ये भी क्या है? उसकी चालकता। तो आप देख ही पा रहे हो कि जो कुचालक है उसकी चालकता एकदम नगण्य है ना, होता ही नहीं है चालक, ऐसा समझ लो, इसलिए तो नाम है कुचालक। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज चालक, सुचालक और अर्धचालकों में, वो प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? तो याद रखना कि कोई भी जो चालक, सुचालक या कुचालक है, उनको बनाने के लिए जो ठोस होता है ना, वो हमेशा 2 तरीके के बैंड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? 2 तरीके के बैंड यूज़ करते हैं। नीचे वाला जो बैंड रहता है और एक ऊपर बैंड रहता है। जो ऊपर बैंड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं चालन बैंड। क्या कहते हैं? चालन बैंड। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, CB। क्या बोलेंगे? CB मतलब कंडक्शन बैंड। और जो नीचे वाला रहता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं संयोजी बैंड। ये क्या कहलाता है? हमारा संयोजी बैंड, मतलब इंग्लिश में इसको मैं नाम दूंगा वैलेंस बैंड, VB। क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड, VB। ये जो चालन बैंड और जो संयोजी बैंड है, इनकी कहानी पहले जान लेना ना, फिर एक एक करके ना सारा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी डील कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये आपको क्लास 12 के फिजिक्स में भी पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है जिसमें आपको सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक को अलग से पढ़ना ही है।
तो हम एक काम करते हैं ना, यहीं पे सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। एक चैप्टर के साथ एक चैप्टर बोनस में तैयार हो जाएगा ना। केमिस्ट्री की वीडियो में आप लोग फिजिक्स का एक चैप्टर तैयार कर लोगे। देखना क्या होता है, जो संयोजी बैंड होता है ना, वैलेंस बैंड, यहाँ हमेशा इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? वैलेंस बैंड के अंदर जमे रहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? वैलेंस बैंड के अंदर पाए जाएंगे और यहाँ के इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला समझ लो, एक हिसाब से जमे रहेंगे। इसका मतलब कि क्या वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं क्या? तो आप सीधे सीधे बोलेंगे नहीं करते हैं। होता क्या है, कोई इस चालक कब कहलाता है? जब ये वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है ये कूद के पहुंच जाते हैं कहाँ? चालन बैंड में। नाम ही है इसका चालन। चालन मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन चलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? चलेगा। तो ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ पहुँचते हैं? कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, वो फ्री टू मूव रहते हैं, मतलब कि प्रवाह या प्रवाहित होने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और आप सबको पता है कि जब भी आवेशों का प्रवाह होता है या जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो क्या आता है? विद्युत धारा। तो हमेशा याद रखना, संयोजी बैंड जो है उसके इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं, वो मूव नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति कहाँ संभव है? तो वो है चालन बैंड, कंडक्शन बैंड में। और इसी कारण अगर मुझे पूछा जाए कि एक ठोस में विद्युत धारा कहाँ उत्पन्न होती है, तो भैया विद्युत धारा उत्पन्न होती है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कहाँ हो रहे हैं? चालन बैंड में। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ मिलेगा? विद्युत धारा का मुझे वैल्यू कहाँ मिलेगी? हमेशा कंडक्शन बैंड में। ठीक है, एक आप यहाँ पर प्लेट रख दीजिए, पॉजिटिव प्लेट, सारे इलेक्ट्रॉन उसकी ओर भागने लगेंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन जब एक ही दिशा में जा रहे हैं, विद्युत धारा उत्पन्न होना शुरू हो गया। कहाँ पे? चालन बैंड में। क्लियर? तो धारा हमेशा चालन बैंड में मिलता है, संयोजी बैंड में नहीं मिलता है। एक और पॉइंट बच्चे, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन ना एक समझ लो कवच में बंधे रहते हैं। ठीक है, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं तो वो जो जगह रहता है कवच टाइप का, वो खोखला हो जाता है। तो उस खोखले जगह को हम लोग चलो ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ अंदर पहले इलेक्ट्रॉन था, अब वो इलेक्ट्रॉन कूद कूद के ऊपर चले गए हैं। तो इस खोखले जगह को अब हम लोग क्या नाम देंगे? होल। इसको हम लोग क्या पुकारेंगे? होल। और ये आप सबको पता है कि कभी भी कोई भी पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब उस पर कौन सा आवेश आता है? धन आवेश आता है। तो यहाँ से एक और बात आप समझ पाए कि इलेक्ट्रॉन पे तो सबको पता है कौन सा ऋण आवेश आता है, तो ऋण आवेश। पर जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से निकलकर चालन बैंड में गया था ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो अपना घर छोड़ के गया है, जो कवच छोड़ के गया, उस कवच को हम क्या नाम दे रहे हैं? होल। उसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है। इसका मतलब कि ये जो आपको ओ करके दिख रहा है, इसको मैं पुकार रहा हूँ होल। और ये होल हमेशा कैसा आवेशित रहेगा? तो याद रखिएगा, धन आवेशित रहेगा। और इन्हीं के ऊपर पूरा पढ़ाई चलेगा ना। ठीक है, इन्हीं के ऊपर पूरा मुद्दा चलेगा, इसलिए मैं बस आपको समझाया। ये था आप लोग का चालक, जिसमें क्या होता है कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में ना कोई गैप नहीं रहता है। कोई गैप नहीं रहेगा, इसका मतलब कि थोड़ा सा भी अगर आप लोग एनर्जी सप्लाई करोगे, थोड़ा सा भी हीट दोगे, तो सारे के सारे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आने लगेंगे और विद्युत धारा जन्म लेने लगेगी। पर अर्धचालक में क्या होता है? तो अर्धचालक में समझिएगा कि जो संयोजी बैंड है और जो चालन बैंड है, उनके बीच में ना एक गैप पाया जाता है। उनके बीच में क्या होता है? गैप पाया जाता है। और इसी गैप को हम लोग नाम देते हैं, इस गैप को हम लोग नाम देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ईजी मतलब एनर्जी गैप। ठीक है, और ये गैप हमेशा याद रखिएगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। ऊपर कौन सा बैंड था? कंडक्शन बैंड मतलब चालन बैंड। और नीचे कौन सा बैंड था? वैलेंस बैंड। यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ कूदते हैं और हमेशा विद्युत धारा कहाँ से मिलती है? कंडक्शन बैंड, चालन बैंड से मिलती है। ये बात तो समझ में आया। जो ईजी होता है वो हमेशा याद रखना, कंडक्शन बैंड की एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड की एनर्जी होती है। अर्धचालकों के लिए इस ईजी की वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। मतलब ये गैप ना बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो वैलेंस बैंड की इलेक्ट्रॉन कूद के संयोजी बैंड की इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जा सकते हैं। इसलिए जब वो पहुंचेंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? विद्युत के सुचालक की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आएंगे ना, तब वो प्रवाह करेंगे, और जब वो प्रवाह करेंगे तो विद्युत धारा जन्म लेगी। ठीक, तो थोड़ा सा गैप रहता है। गैप कितना रहता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का। पर जब आप बात कुचालक की करते हैं ना, तो कुचालक के केस में प्यारे बच्चों, जो संयोजी बैंड है और जो चालन बैंड है, इसके बीच में ना जो फॉरबिडन एनर्जी गैप,
फॉरबिडन एनर्जी गैप को ही हम लोग बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ना, इसका वैल्यू बहुत हाई हो जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आने लगता है। और ये गैप इतना ज़्यादा है कि भैया जो संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन थे, जो हमारे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे, वो कभी कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाते। और जब वो कंडक्शन बैंड में, चालन बैंड में पहुंचेंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन हमेशा मुक्त कहाँ थे, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन जमे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड के प्रवाहित नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह केवल तभी संभव है जब वो चालन बैंड में पहुंचे, और ये चालन बैंड में तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचे ही नहीं, मतलब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये विद्युतीय क्या है, उदासीन है, या विद्युत का कुचालक है। ठीक है, तो अर्धचालक विद्युत का सुचालक क्यों होता है, कुचालक विद्युत का कुचालक क्यों होता है, ये बात अब आप लोग समझ पाए। पूरा खेल है इस एनर्जी गैप का, जिसको हम नाम देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये गैप हमेशा क्या होता है, कंडक्शन बैंड का एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड की एनर्जी। ठीक है बच्चों, कुछ एग्जांपल्स अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो भैया सुचालक के एग्जांपल में तो बड़े सारे धातु हैं, सारे धातु समझ लो, आयरन ले लो, निकिल ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, जो मन करे वो ले लो। ये सारे के सारे क्या हैं, सुचालक के एग्जाम्पल हैं। अर्धचालक के एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहोगे तो अर्धचालक के एग्जाम्पल में आप याद रख लीजिए, सिलिकॉन आएगा, जर्मेनियम आएगा, आपका एंटीमनी आ जाता है, आर्सेनिक आ जाता है, ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल हैं। और अगर कुचालक की एग्जाम्पल लेना है तो इसमें ऑक्साइड लेने पड़ेंगे, जैसे मान लो निकिल ऑक्साइड आ गया, कॉपर ऑक्साइड आ गया, आपका Fe2O5 आ गया, V2O5 आ गया, वेनेडियम का ऑक्साइड, ऐसे एग्जाम्पल हैं कुचालक के। ठीक है, और ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं, ठोस अवस्था वाले एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये हमने एक चालक, कुचालक और अर्धचालक के बीच में कंपैरिजन किया। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर और आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा इसी में मैं एक छोटा सा पॉइंट और थोड़ा सा रह गया है कि याद रखना, क्या याद रखना, ठीक है, थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे अगर स्पेस नहीं होगा तो, कि अगर किसी चालक के लिए ताप बढ़ाओगे ना, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान घटने लगेगा। तो चालक के केस में जब ताप बढ़ता है तब प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध से धारा का मान कम होता है, इसका मतलब कि इसकी चालकता क्या हो जाएगी, घटेगी। किसके लिए, चालक के लिए। पर जब आप अर्धचालक की बात करते हैं तो अर्धचालक में जब आप ताप बढ़ाते हैं ना बच्चों, तब क्या होता है, उसके जो बंध है ना वो टूटने लगते हैं। और बंध जब भी टूटेंगे, आपको पता है एक बंध में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो प्रवाहित होंगे, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही तो विद्युत धारा है। तो यहाँ पर ताप बढ़ाने से बंध टूटने लगते हैं, और बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन बनाएंगे विद्युत धारा। इसका मतलब यहाँ पर चालकता का मान बढ़ने लगेगा। तो ये 2 अंतर है। कुचालक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना ना, वो तो कभी चालक था ही नहीं, तो उसकी चालकता का तो आपको क्रम देखना ही नहीं है। ठीक, ताप बढ़ाने से चालक की चालकता घटती है, और ताप बढ़ाने से अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारा कुछ आप लोग नोट कीजिए। अब चलिए, अब हम दूसरा टॉपिक यहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं कि भैया जो अर्धचालक है ना, उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने अभी बोला कि क्लास 12 के फिजिक्स में भी इसका हिस्सा है, तो यही समझ लेते हैं, वहाँ फ़ायदा हो जाने वाला है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग बच्चों आप डालेंगे बड़े प्यार से, अर्धचालक। मतलब अर्धचालक का मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर क्या है, इसकी चालकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, ये सारी बातें तो हम लोग समझ गए। ठीक है, होते कितने प्रकार के हैं ये अर्धचालक, तो याद रखिए ये अर्धचालक 2 प्रकार के होंगे। एक आप लोग का आएगा इंट्रिंसिक अर्धचालक, मतलब निज अर्धचालक हम लोग बोलेंगे, निज अर्धचालक। अब नीच नीच मत बोलने लग जाना, ठीक है, गाली गलौज मत करना यहाँ पे। और दूसरा आता है एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और इसको एक्सट्रेंसिक का मतलब ही क्या हो गया, बाह्य अर्धचालक। ठीक, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। होता क्या है, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर। अच्छा, ये जो एक्सट्रेंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर होगा ना, ये फर्दर 2 टाइप में बटेगा। एक आप लोग का आएगा पी टाइप, और दूसरा आप लोग का आएगा एन टाइप।
ठीक, एन टाइप। दोनों को डिटेल में जानना है, यहीं से अर्धचालक की पूरी कहानी खत्म होने वाली है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग काम करते हैं क्या, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, एक काम करता हूँ, चलो हो जाएगा, थोड़ा सा मैं सोच रहा था हटा दूँ करके, पर चलो हटाने की कोशिश करेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब निज अर्धचालक के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। कंडक्टर, ठीक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या खास बात है इनमें, तो पहला पॉइंट तो यही याद रखिएगा कि ये लोग शुद्ध चालक है, शुद्ध अर्धचालक है। इंट्रिंसिक को हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध अर्धचालक, मतलब ऐसा अर्धचालक या ऐसा ठोस जिसके आंतरिक गुणों के कारण उसमें अर्धचालकीय गुणधर्म पाया जाता है। मतलब ये अपने इंटरनल प्रॉपर्टी के कारण किसकी तरह बिहेव करते हैं, सेमीकंडक्टर की तरह, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, शुद्ध अर्धचालक। मतलब इनमें कोई मिलावट या डोपिंग करने की जरूरत नहीं है, ये बाई बर्थ सेमीकंडक्टर है ना, जन्म से ही अर्धचालक की तरह व्यवहार करने वाले हैं, ठीक। और क्या खास बात होता है, तो जैसे समझ लीजिए इसके एग्जांपल में मैंने मान लो बच्चों जर्मेनियम ले लिया, ठीक। तो जर्मेनियम में आप सबको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, तो हम सबको पता है भैया 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कार्बन फैमिली का मेंबर है सिलिकॉन या जर्मेनियम। यहीं पे मैं एक और जर्मेनियम लगा दे रहा हूँ, समझना पूरी बात को, क्या कहानी होने वाली है। आप सबको पता है कभी भी जब बंध बनते हैं तो दोनों पक्षों के इलेक्ट्रॉन लगते हैं ना, जैसे मान लो HCl का बंध बनाया तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, वैसे समझ लो ना ये बंध है, ये क्या है, बंध है, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलके क्या बने, एक बंध। दिख आपको दो रहा है पर आप उसको एक सिंगल बॉन्ड कंसीडर करना ना। सारे बॉन्ड में क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे पड़े हैं, ठीक है। ये देखिए बस मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिया, ठीक, क्योंकि जर्मेनियम की संयोजकता भी कितनी होती है, सिलिकॉन जर्मेनियम की 4 ही होती है, कार्बन की तरह। अब होता क्या है यहाँ पर कि ये जो स्ट्रक्चर है, समझना बात को, जो नॉर्मल जर्मेनियम होता है, ठीक, वो अगर 0 केल्विन पे है, मैंने पहले ही आपको बातें बताई थी कि कोई भी जो ठोस होता है ना वो केवल 0 केल्विन ताप पर ही क्या है, शुद्ध है। जैसे ही उसका ताप बढ़ेगा तैसे ही उसमें दोष या अशुद्धियाँ उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। मतलब ये अभी आप लोग कहाँ हो, ये आप 0 केल्विन पे हो, पर जैसे ही ताप बढ़ा इसमें अशुद्धि आनी शुरू हो जाएगी। मतलब इसका कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना जगह छोड़ के चले जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ के जाएगा बच्चों, तो वहाँ पर क्या जन्म लेगा, वहाँ जन्म लेगा होल, वहाँ क्या आएगा, होल आएगा, ठीक। ये तब का केस है जब टेम्परेचर आपने क्या किया है, बढ़ा दिया है। 0 केल्विन पे सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, शुद्ध अवस्था में है ये। पर जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठोस की प्रॉपर्टी है, आपने बहुत सारे दोषों को तो पहले ही पढ़ा है, क्रिस्टल दोष में, शॉर्ट की, फ्रैंकल दुनियादारी, कि भैया टेम्परेचर बढ़ने से दोष आता है। और दोष सब आते हैं जब परमाणु आयन बाहर चले जाए, ठीक। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन मान लो गायब हो गया, तो उससे हो बन गया होल। अब ये होल क्या करेगा, इस पे कौन सा आवेश माना जाता है, होल पे धनावेश, तो वो बगल वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन उसकी जगह जाके जब कवर करेगा ना, तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, होल। फिर आगे ऐसे ही और वो होल फिर अगले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इधर का उधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या जन्म ले लेगा, होल। तो आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट से राइट मोशन कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, बाएं से दाएं जा रहे हैं। तो जो होल है ना वो पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर और इधर होते जाएगा। जो होल है ये क्या है, मेरा ओ बनाया हूँ, मतलब होल है ये, उसका मोशन कहाँ से कहाँ है, राइट से लेफ्ट की ओर है। अब बच्चों एक बात समझना, आप सबको पता है कि विद्युत धारा की परिभाषा ही यही होती है कि आवेशों का प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश चाहे धनावेश हो चाहे ऋण आवेश हो, आवेश चाहे धनावेश हो चाहे ऋण आवेश हो, विद्युत धारा तो कहलाएगा ना। हमेशा ऐसा नहीं बोलना कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप किताब में चेक करना, आवेशों की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। और यहाँ 2 आवेश है, एक ऋणावेश के तौर पे इलेक्ट्रॉन है जो बाएं से दाएं जा रहा है, और एक धनावेश के तौर पे कौन है, होल। मैंने अभी बताया था होल को क्या लेना, धनावेशित लेना। वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, दाएं से बाएं जा रहा है। तो यहाँ पर जो कुल धारा बनेगी वो कुल धारा इलेक्ट्रॉन के कारण भी धारा बनेगी, क्योंकि वो भी आवेश है और वो प्रवाहित हो रहा है, और होल के कारण भी धारा बनेगी क्योंकि ये भी आवेश है और ये भी प्रवाहित हो रहा है। इन दोनों का क्या आएगा, योग आएगा, ठीक है। और आप समझिएगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ होल्स आएंगे, जो होलों की संख्या होगी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या होगी, बराबर होगी।
किसमें? निज प्रकार के अर्धचालक में। जो बाह्य अर्धचालक है उनमें यही दिक्कत है कि वहाँ पे ये नंबर आपस में बराबर नहीं होने वाला है। तो ये था आप लोग का निज प्रकार का अर्धचालक। बड़ा आसान सा है ये। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप लोग याद रख लीजिएगा, जिसमें होल्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक, अब हम लोग दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा टाइप का सेमीकंडक्टर में हमारा है सेकंड टाइप, एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। इसकी क्या खास बात है? एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मतलब बाह्य अर्धचालक। इसमें क्या होता है बच्चों? तो इसमें सीधी सी बात है कि यहां पर हम लोग करेंगे डोपिंग। क्या करेंगे? डोपिंग करेंगे, मतलब मिलावट करेंगे। ठीक, किसी एक अर्धचालक में आपको कुछ बाह्य मिलावट करनी है। और मिलावट किस टाइप की होगी? तो त्रिसंयोजी मतलब ट्राइवेलेंट, या आप लोग को पंच संयोजी परमाणुओं की मिलावट करनी है। ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट एटम को आपको मिलाना है। ठीक, उससे क्या होगा तो ध्यान से समझेंगे। यहीं से आप लोग का पी टाइप और एन टाइप बनेगा। सबसे पहले तो आप लोग एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की परिभाषा समझ पाए कि वह अर्धचालक जिसमें कुछ बाह्य मिलावट की जाती है, डोपिंग की जाती है। कई बार डोपिंग की परिभाषा पूछ देता है, ठीक है। और वो डोपिंग हमेशा किस टाइप की होगी? मिलावट किस प्रकार की होगी? तो त्रिसंयोजी, संयोजी लिखा गया, संयोजी बस, त्रिसंयोजी या पंच संयोजी परमाणुओं की आप लोगों को क्या करनी है? इससे मिलावट करनी है। और इस मिलावट के आधार पर ही ये दो भागों में बढ़ जाएगा। कौन कौन से दो भाग हैं? तो आप सबको पता है, एक है हमारा पी टाइप और एक रहेगा हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये पी टाइप और एन टाइप को हम लोग अगर पढ़ लेंगे तो समझ लेना ये पूरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, तो बच्चों अब हम लोग जानते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और ये कैसे बनते हैं। बड़ा सिंपल सा है, अभी 1 मिनट 2 मिनट में बस ये कंप्लीट हो जाएगा। पी का मतलब याद रखना, पी मतलब पॉजिटिव। पी का मतलब ही क्या है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब आप समझ गए कि इसमें जो होल की संख्या है वो इलेक्ट्रॉन से क्या होने वाली है? ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि होल है धनावेशित, इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित। आपको फाइनली क्या चाहिए? पॉजिटिव, मतलब होल को क्या होना चाहिए? ज़्यादा। किससे? इलेक्ट्रॉन से। एन मतलब आप समझ गए, एन का मतलब ही है नेगेटिव। एन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव तो तब आएगा ना जब नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा हो। और नेगेटिव चार्ज किसके कारण होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इस बार इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी ना वो होल की संख्या से क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। अब होल मतलब ब्लैक होल मत समझ लेना ना भाई। इलेक्ट्रॉन जो जगह छोड़ के गया वहाँ रिक्तिका आई, उसी को हमने होल बोला और उसको हमने धनावेशित माना है। बस इतनी सी बात है। ठीक, कब बनता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर बच्चे? तो याद रख लीजिए, आपको बस क्या करना है, आपको ना हमेशा एक लेवल सेट करना है। तो आप ना 4 इलेक्ट्रॉन, जो जर्मेनियम था किसी भी अर्धचालक में, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आप 4 इलेक्ट्रॉन का लेवल सेट कीजिए। अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर सामने वाले तत्व के पास है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, ऋणावेश बढ़ जाएगा, मतलब वो एन टाइप का आएगा। अगर मैं मान लीजिए एक ऐसा तत्व ला रहा हूँ, ऐसे तत्व की डोपिंग कर रहा हूँ, मिलावट कर रहा हूँ, जिसमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि उसमें होल्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब होल ज़्यादा है, सीधी सी बात है। तो वो पॉजिटिव देगा पी टाइप का। तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि इसमें आप लोग त्रिसंयोजी क्या करेंगे? आप लोग त्रिसंयोजी ट्राइवेलेंट परमाणु ऐड करेंगे। त्रिसंयोजी परमाणु किसके लिए? पी टाइप के लिए। ठीक, त्रिसंयोजी परमाणु कौन कौन से हो सकते हैं भैया? त्रिसंयोजी परमाणु बोरॉन हो सकता है आप लोग का, ठीक है। आपका मान लीजिए यहाँ से मैंने एल्यूमिनियम ही ले लिया, जिनकी भी वैलेंसी क्या हो? 3 हो। आप ऐसे सारे परमाणुओं को किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? पी टाइप में। ठीक, पर वही चीज़ अगर मान लीजिए मैंने एन टाइप लिया, तो एन टाइप में आप याद रख लीजिए कि यहाँ पर हम लोग को पंच संयोजी परमाणु लेना पड़ेगा। बार बार ये गलती लिखा जा रहा है, संयोजी परमाणु, पंच संयोजी परमाणु यहाँ पर हम लोग को चाहिए। होगा क्या पंच संयोजी परमाणु में? कि भैया पंच संयोजी परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन है, हमको मतलब कितने था? 4 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है।
तो 4 इलेक्ट्रॉन से मतलब है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है। वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को होलों की संख्या पे हावी कर देगा, इसलिए वो किस में जाएगा, n प्रकार के अर्धचालक में आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो विद्युत आवेश है, जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा वो तो दोनों से बन रही है। किससे किससे, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से भी बन रही है और होलों के प्रवाह से भी बन रही है, क्योंकि विद्युत धारा का मतलब होता है आवेश की प्रवाह, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं पूछूं कि अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर है तो इसमें जो विद्युत धारा बनती है वो किसके कारण बनती है, तो याद रखिए यहां पर कौन ज्यादा है, होल ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर करंट कौन कैरी करेगा, तो होल कैरी करेगा। तो सीधे से मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, करंट कैरिंग बाई होल। करंट किसके थ्रू कैर किया जाएगा, तो होल्स कैर करेंगे। ठीक, और यहां पर अगर बात करी जाएगी इसमें करंट कौन कैरी करेगा, तो डबल आर, कैरिंग बाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें किसके द्वारा करंट कैरी किया जाएगा, किसके द्वारा प्रवाहित किया जाएगा विद्युत धारा का वाहन, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों के कारण और इसमें होलों के कारण। अब एक और चीज आप सबको पता है, जो अर्धचालक है, ठीक है, जो अर्धचालक है उनमें 2 टाइप के बैंड होते हैं। एक कौन होता है, नीचे वाला वैलेंस बैंड, ऊपर वाला कौन होता है, कंडक्शन बैंड। और इनके बीच में एनर्जी गैप आती थी कितनी की, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अच्छा, इनके बीचों बीच से जो एनर्जी लेवल रहता है ना, बिल्कुल बीचों बीच, इसको हम लोग बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल। समझिएगा बात को। ठीक, यहाँ भी मैं बना देता हूँ कि दोनों में क्या फ़र्क है, पी टाइप और एन टाइप में। ये भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कंडक्शन बैंड है और ये है हमारा चालन बैंड, मतलब वैलेंस बैंड। ठीक, और बीचों बीच से कौन गई है, फर्मी एनर्जी लेवल, जो बिल्कुल समझ लो 1.1 के आधे पे रहेगी। ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप रहना चाहिए। होता क्या है कि जो पी टाइप के अर्धचालक होते हैं उसमें होल कहाँ मिलते हैं आपको, होल कहाँ मिलते हैं, याद करो, होल हमेशा मिलते हैं वैलेंस बैंड में, क्योंकि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ही जब कंडक्शन बैंड में कूदते हैं तो यहाँ क्या छोड़ जाते हैं, होल। बिकॉज यहाँ पर होल्स का नंबर इलेक्ट्रॉन से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए जो इसका फर्मी एनर्जी लेवल आएगा ना, वो वैलेंस बैंड के क्या आएगा, निकट आएगा, पास आएगा। समझ में आया ये लाइन कि इसको रिप्रेजेंट कर रही है फर्मी एनर्जी लेवल, जो किसके पास है, वैलेंस बैंड के पास है। यहाँ कौन हावी पड़ा था, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मिले थे, कंडक्शन बैंड में। इसीलिए जब आप n प्रकार के अर्धचालक पढ़ेंगे उस समय जो आपका फर्मी एनर्जी लेवल आएगा ना, ये डार्क लाइन, ये हमेशा किसके पास आएगा, कंडक्शन बैंड के पास आएगा। तो ये था आपका p प्रकार और n प्रकार के अर्धचालकों के बीच में अंतर। कैसे बनते हैं, तो ये डोपिंग करने से ही बनते हैं, बाह्य अर्धचालक के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे कैसे जन्म लेंगे, कौन करंट कैरी कराएगा, ये सारी बातें मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। इसको बच्चों नोट कर लो, थोड़ा शॉर्टकट में किया हूं, आप लोग इसको अपने शब्दों में अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग ठोसों के विद्युत गुणधर्म को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें चालक, अर्धचालक, कुचालक और अर्धचालक के हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, प्रकार। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं और ये रहेगा ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म। ठीक है, तो हमारा हेडिंग रहेगा ठोस में चुंबकीय गुणधर्म। ठीक है, अब ये चुंबकीय गुणधर्म मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप लोग को पढ़नी है, किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। ठीक, तो सॉलिड में जो चुंबकीय गुणधर्म है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो याद रखना ना, वो 5 प्रकार में बटेगा। कितने प्रकार में बटेगा, 5 प्रकार में। मैं ऐसे बस मुख से बोल दे रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं एक एक को तो पढ़ा नहीं वाला हूँ। पहला आता है आप लोग का बच्चों पैरामैग्नेटिक, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुचुंबकीय। दूसरा आएगा डायामैग्नेटिक, मतलब प्रतिचुंबकीय। फिर आएगा आपका फेरोमैग्नेटिक, मतलब इसको बोलेंगे लौह चुंबकीय। ठीक है, फेरो मतलब आयरन के बारे में बात हो रही है, आयरन का केमिस्ट्री का नाम क्या है, फेरम। फिर एक आएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी मतलब प्रतिकूल ना, रेजिस्ट करने वाला, उसका विरोध करने वाला, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रति लौह चुंबकीय। और एक लास्ट में आता है फेरी मैग्नेटिक। तो टोटल 5 टाइप के सब्सटेंसेस को हमको पढ़ना है। एक एक को आराम से स्टार्ट करते हैं। पहला कौन रहेगा हमारा, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ अनुचुंबकीय। किसको, अनुचुंबकीय को, जिसको हम लोग नाम देंगे पैरामैग्नेटिक। इंग्लिश का भी नाम याद रख लेंगे ना सब लोग, पैरामैग्नेटिक।
सबसे पहले अणुचुंबकीय का जो व्यवहार है उसमें क्या खास बात होनी चाहिए, तो आप ये याद रखना कि ठोस में, बात ठोस की ही तो हो रही है, ठोस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनिवार्य रूप से रहे। तो मैं इसको ऐसा लिख दे रहा हूँ, एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ये पहला कंडीशन है और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कोई भी जो आपको सॉलिड लेना है, अगर वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अणुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित तभी करेगा जब उसमें क्या हो, एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहे। अब यहाँ पर होता क्या है, तो बात समझिएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही ना रिपोर्टर का काम करता है ना, वो जब भी दिखे तो समझ लेना कि भैया पैरामैग्नेटिक है। यहाँ एक्चुअल में इस प्रकार के अणुचुंबकीय पदार्थ की क्या खास बात है कि जब आप इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं ना, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने से ये चुंबक के प्रति आकर्षण प्रदर्शित करते हैं। सीधी सी बात है, जब मैं इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखूंगा तो ये चुंबक के प्रति आकर्षण प्रदर्शित करेंगे। इसका मतलब ये क्या रहेंगे, चुंबकशील बोलना चाहिए, ठीक है, मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, चुंबकशील हो जाते हैं, मतलब मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। और इनका जो अट्रैक्शन रहता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहता है, ठीक है, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा तो ये मैग्नेटाइज तो हो जाएगा, मगर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, मतलब कि मैंने चुंबकीय क्षेत्र निरस्त कर दिया, तो अब क्या ये मैग्नेट ही की तरह व्यवहार करेगा, ये क्या मैग्नेट रहेगा, चुंबक की तरह ही व्यवहार करते रहेगा, तो नहीं करेगा। अब ये डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र आपने निरस्त किया ना, वैसे ही आप लोग समझिए कि ये चुंबकहीन हो जाएगा। ये अब कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेगा, चुंबकहीन, मतलब डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएंगे, तो एग्जाम्पल में तो आप ऐसे कोई भी पदार्थ ले लो, ठोस ले लो, या आप एक हिसाब से आयन ले लो, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो पैरामैग्नेटिक होने वाला है, अणुचुंबकीय होने वाला है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आयरन ले लिया, मैंने निकिल ले लिया, मैंने यहाँ पर क्रोमियम के ही आयन्स ले लिए, Fe+2 ले लिया। एक चीज़ और याद रखना, इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ना बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मान याद रखना N×N+2 और यूनिट रहता है बोर मैग्नेटॉन। जहाँ N क्या है, तो N है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको यूपी मतलब उत्तर प्रदेश मत पढ़ देना ना, हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यूपी लिखे हो सर, उत्तर प्रदेश होता है इंडिया में, ठीक है, ऐसा लिखा ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शॉर्टकट में लिखा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो Fe+2 है, पूछता है इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, एक मैं बता रहा हूँ, आप लोग Cr+2 का आप लोग लाएंगे, ठीक। तो Fe+2 में आप सबको पता है जो विन्यास आता है आयरन का, वो होता था Ar4s2 3d6, बट अभी क्या करना है Fe+2, तो +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, ये आयरन का है ना, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव, यहाँ से करूँ कि यहाँ से करूँ, यहाँ से करूँगा, क्योंकि ये 4th शेल है और ये 3rd शेल है। इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी शेल से निकलता है, इलेक्ट्रॉन ये नाभिक हो गया, हमेशा कहाँ से निकलेगा, 4th शेल से निकलेगा। मतलब आप 4th शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालिए, कितने निकालना है, 2, दोनों निकल गए, तो क्या है 3d6 आप सबको पता है कि एक डी कक्षा में, ये सब केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे आप लोग, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, डी में कितने वो होते हैं, कक्षक होते हैं 5, भरने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो भर दिया 6। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बेचारे खुश हैं जीवन में, ये तो पेयर्ड हो गया, समझ ही रहे हो ना, पेयर होने के बाद क्या होता है, ठीक। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले, 4, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण क्या आ जाएगा, रूट में N×N+2 वाला फॉर्मूला लगा दो, तो रूट में 4×4+2 मतलब रूट में 4×6 कितना आ गया, रूट 24। सॉल्व करोगे तो रूट 25 के पास है, मतलब 5 से थोड़ा कम, 4.85 बोर मैग्नेटॉन इसका वैल्यू मिलेगा। Fe+2 के चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना आया, 4.85 बोर मैग्नेटॉन के आसपास। ऐसे ही आप लोग Fe+Cr+3 या Ni+2 इन सब का आप लोग निकालिएगा। ये था हमारा क्या, पैरामैग्नेटिक। इंपॉर्टेंट लाइन क्या होती है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कंपलसरी प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक। तो अब एक काम करते हैं, अब दूसरे वर्गीकरण पे आते हैं। कौन है हमारा वो
तो ये है हमारा डायामैग्नेटिक। क्या नाम है इसका? डायामैग्नेटिक। हिंदी में बोलेंगे प्रतिचुंबकीय। हिंदी में बड़ा प्यारा है बच्चों, नाम से ही क्लियर हो जानी है सारी बातें। प्रति मतलब प्रतिकूल, किसके प्रतिकूल? चुंबकीय गुणधर्म के। तो ये चुंबक का क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। इसका मतलब आप सीधे सीधे समझ गए कि जब आप लोग ऐसे पदार्थ जो प्रतिचुंबकीय हों उनको अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये क्या करने वाला है? प्रतिकर्षण करने वाला है। इसके जो अणु परमाणु रहेंगे वो क्या होंगे? चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण का व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। ठीक। अच्छा, किस प्रकार के यौगिकों में या आयनों में ये संभव है? तो याद रखना, अभी आपने अनुचुंबकीय पढ़ा। अनुचुंबकीय की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनिवार्य रूप से आना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पक्का पक्का मिलना चाहिए। यहाँ उसका उल्टा है ना भाई, वो अनुचुंबकीय था, ये प्रतिचुंबकीय है, एंटी है एक दूसरे के। तो यहाँ सीधी सी बात है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या रहे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अरे युग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित रहे। ठीक है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारा वो एब्सेंट रहे, अनुपस्थित रहे। मतलब अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तब उसका व्यवहार कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। अगर एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आ गया तब वो अनुचुंबकीय हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। याद रखना। ठीक। और इसकी एग्जांपल्स अगर लेना चाहो तो इसकी एग्जांपल में आप TiO2 ले लोगे, HCl है, खुद वाटर भी है। ठीक। तो ये सारे एग्जांपल है, सोडियम सॉल्ट है हमारे पास। तो ये सब हमारे किसके एग्जांपल है? प्रतिचुंबकीय के। इसको नोट कीजिए, 2 ही 3 लाइन थी इसमें। अब हम तीसरे पॉइंट पे आएंगे कि फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबकीय। चलिए, तो हम तीसरे प्रकार में आ जाते हैं और तीसरा प्रकार है हमारा फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक हिंदी में नाम देंगे लौह चुंबकत्व। लौह चुंबकत्व, देखिएगा इसमें क्या लौह चुंबकत्व बोल दिया, इसका मतलब इसमें लोहे के गुणधर्म रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, इस भ्रम में मत रहिए, लौह लग गया मतलब लोहे वाले चुंबक। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। लौह चुंबकत्व का मतलब क्या होता है? तो पहले आप लोग एक बात समझिए, लौह चुंबकत्व भी चुंबक के प्रति चुंबकशील है, मतलब मैग्नेटिक एक्टिव है। और अनुचुंबकीय जो थे पैरामैग्नेटिक, वो लोग भी मैग्नेटिक एक्टिव थे। अब फर्क क्या है इन दोनों के बीच में? तो फर्क ये है बच्चों कि जो अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक पदार्थ होते हैं ना, वो मैग्नेटिक एक्टिव तो होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकशील तो होते हैं, मतलब मैग्नेटिक एक्टिव रहेंगे। बट जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया जाता है तो वो अपने चुंबकत्व के गुणधर्म को खो बैठते हैं। कौन? अनुचुंबकीय। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या होने वाला है? तो यहाँ जब आप चुंबकीय क्षेत्र में किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं विद चुंबकीय क्षेत्र में, तो वहाँ समझ लीजिए वहाँ आकर्षण मात्र नहीं होता है, वहाँ होता है प्रबल आकर्षण। यहाँ क्या होने वाला है? जो अणु है उनके मध्य प्रबल आकर्षण होता है। और आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ही क्या होता है? एक साइड N पोल रहे, दूसरी साइड क्या रहे? S पोल रहे। तो जो सारे इलेक्ट्रॉन है ना, N के पास समझ लो सारे पॉजिटिव वाले चले जाएंगे और S के पास सारे क्या आ जाएंगे? नेगेटिव वाले आ जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है? एक डोमेन बन जा रहा है और उस डोमेन में ये सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करने लग रहे हैं? द्विध्रुव की तरह, एक डायपोल की तरह बिहेव करने लग रहे हैं। इसीलिए इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ना, वो क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो सारे इलेक्ट्रॉन है सबका स्पिन कहाँ चले गया? मान लो सबका स्पिन कहाँ है? एक ही डायरेक्शन में है। और इस एक ही डायरेक्शन में स्पिन होने के कारण ये लोग प्रबल आकर्षण प्रदर्शित करेंगे। और प्रबल आकर्षण का मतलब क्या है कि जब आप लोग चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी दोगे इनसे, तो भी ये अपने चुंबकीय गुणधर्म को नहीं खोएंगे। इसका मतलब ये क्या बन जाएंगे? स्थायी चुंबक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? स्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट ही कौन है भैया? फेरोमैग्नेट। ठीक। अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय में अंतर समझ में आया ना? अनुचुंबकीय वाले परमानेंट मैग्नेट नहीं है, केवल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड गायब हुआ उनका सारा पोल पट्टी खुल जाएगा ना, वो लोग अपने मैग्नेटिक कैरेक्टर को लूज कर देंगे। पर इनमें क्या है? इनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक ही डायरेक्शन में है और
वो एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आपको अगर एग्जांपल लेना है तो एक लोहे की रॉड पे ना बड़े सारे कॉपर वायर बांध देना और हाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करा देना, मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही, क्योंकि जब भी आवेश प्रवाहित करता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों आता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण अब थोड़ा सा देखना ना, आसपास की जो मैग्नेटिक एक्टिव चीजें हैं उसको अपनी ओर खींचने लगेगा, मतलब चुंबक की तरफ व्यवहार तो करेगा, पर जब मैं इलेक्ट्रिसिटी कट करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी गायब हो जाएगा, पर वो फिर भी खींचेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या बन चुका है, एक परमानेंट मैग्नेट बन चुका है। ठीक है, और परमानेंट मैग्नेट में एग्जाम्पल में कौन कौन से आ जाएंगे, तो वही आपके आयरन आ जाएगा, निकिल आ जाएगा, आपका एक दो और हैं, क्रोमियम के ऑक्साइड आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखना। और वैसे भी एक चीज़ समझना, अच्छा आयरन निकिल कोबाल्ट तो बीच का छूट गया, आयरन कोबाल्ट और निकिल इन फैमिली, ये संक्रमण धातु के फैमिली हैं। ठीक है, इन संक्रमण धातु के फैमिली के ये जो तीन परिवार वाले लोग हैं ना, इनका नाम ही हम लोग फेरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते ही हैं, इन तीनों को संयुक्त रूप से। ठीक, तो चलिए आप लोग ये पूरे एग्जाम्पल को रख लीजिए और उसके बाद हम लोग इसी का अपोजिट पढ़ेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें ध्यान रखना सारे स्पिन कहाँ है, एक ही डायरेक्शन में। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, इसका विरोध करेंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। वहाँ डायपोल मोमेंट, ये सॉरी डायपोल मोमेंट बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे ना, 0 आएगा, देख लो। चलिए तो चौथा वाला भी हम लोग कवर कर ही ले रहे हैं, हालांकि हम समझ तो चुके हैं पर फिर भी कॉपी में तो रहे। तो क्या है, अरे प्रतिलौह चुंबकत्व, प्रतिलौह चुंबकीय ये चुंबकत्व, एंटी फेरोमैग्नेटिक, क्या नाम देंगे हम इसको, प्यारा सा नाम है एंटी फेरोमैग्नेटिक। चलिए इसमें क्या होना है, तो सबसे पहली बात कि ये जो एंटी फेरोमैग्नेटिक है ये भी फेरोमैग्नेटिक की तरह ही होंगे ना, मतलब इनमें भी जो डोमेन संरचना आएगी, इनमें जो डोमेन संरचना आएगी वह लौह चुंबकत्व के समान होगी। वो भी किसके समान होगी, फेरोमैग्नेटिक की तरह ही होगी, के समान होगी। परंतु डोमेन का जो विन्यास होगा ना, डोमेन मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन के बारे में बात हो रही है, का विन्यास विपरीत रहेगा। कैसा रहेगा, विपरीत रहेगा, मतलब विपरीत चक्रण में रहेंगे, एक सीधी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा कि पहले क्या था, फेरोमैग्नेटिक में एक डायपोल टाइप का बन गया था, सबके स्पिन कहाँ जा रहे थे, ऊपर, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्ज एक साइड आ गए थे ना। इस बार क्या है कि एक पॉजिटिव ऊपर है तो एक निगेटिव, फिर ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ऐसा ऐसा, इस टाइप से आपका संरचना चलने वाला है। ठीक है, चलो इसको हटा देता हूं मैं। तो यहाँ पर एक अगर अपर स्पिन है तो दूसरा क्या हो जा रहा है, लोअर, फिर एक अपर हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, लोअर। ऐसे में ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को, जो चुंबकीय आघूर्ण है उसको क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से निरस्त कर दे रहे हैं। तो जब चुंबकीय आघूर्ण पूरी तरह से निरस्त हो जा रहा है तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो याद रखिए, लौह चुंबकत्व में जो चुंबकीय आघूर्ण आया था वो मैक्सिमम आया था। अब प्रति लौह चुंबकत्व में जो चुंबकीय आघूर्ण आया, म्यू मतलब चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, एग्जाम्पल में देखना है तो एग्जाम्पल में जनरली मैंगनीज के ऑक्साइड रहेंगे, MnO, MnO2 या Mn2O और आपका Fe2O3, जो फेरिक ऑक्साइड भी आता है, सल्फ्यूरस ऑक्साइड, वो भी क्या रहता है आप लोग का एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का ही एग्जाम्पल है। क्या है ये बात समझ में आया। इस बार मैग्नेटिक मोमेंट सीधे सीधे क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। इसको नोट कीजिए। एक छोटा सा लास्ट बच गया है, फेरीमैग्नेटिक। चलिए तो अब पांचवा हमको बस लास्ट वाला एक पढ़ लेना है और उसके साथ ही चुंबकीय व्यवहार और इसके साथ ही ठोस अवस्था का पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो क्या है भाई पांचवा मैग्नेटिक कैरेक्टर, इसको हम नाम देते हैं फेरी मैग्नेटिक। देखो पहले फेरोमैग्नेटिक था, इस दफा फेरी मैग्नेटिक है। फेरी मैग्नेटिक, हिंदी में भी इसको फेरी मैग्नेटिक ही बोलते हैं या फेरी चुंबकत्व। चलो अच्छी इसको थोड़ा सुनना ना कि होता क्या था। आपने अभी दो पढ़े, एक पढ़ा फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक पदार्थों में क्या हो रहा था, जिसको हम लोग लौह चुंबकत्व पदार्थ कहते थे,
उसमें जो भी डोमेन थे उनका जो जो विन्यास था वो हमेशा एक ही दिशा में होती थी, एक दूसरे के समांतर आते थे। और जो एंटी वाले थे, एंटी फेरोमैग्नेटिक मतलब प्रतिलोह चुंबकत्व, उनमें क्या होता था, विपरीत होते थे, एक ऊपर तो एक नीचे। यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ मिक्सिंग होने वाला है, ना तो सेम में होंगे और ना ही एकदम अपोजिट होंगे, मिलावट रहेगी ना, कुछ सेम कुछ अपोजिट, और समान संख्या में नहीं होने वाले, कुछ ज़्यादा कोई ऊपर ज़्यादा कभी नीचे कम, ऐसा टाइप वाला चलने वाला है। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो डोमेन है, डोमेन का संरेखण या संकेंद्रण भी बोल सकते हो, वह क्या बोलना चाहिए, समांतर या विपरीत या प्रति समांतर बोल लो, समांतर बोलो या प्रति समांतर। प्रति समांतर का मतलब ही क्या होता है, विपरीत में समांतर, दोनों ही होता है, दोनों ही असमान संख्या में होता है। असमान मतलब समझ रहे हो ना, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 ऊपर गए तो 2 नीचे आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। 10 ऊपर गए, हो सकता है 9 नीचे आए, 8 नीचे आए, एक आध ऊपर ही रह जाए, इस टाइप का आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। असमान संख्या में होता है, मतलब समझना बात कि भैया यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का या सॉरी जो भी हमारे इसके पर्टिकुलर सब्सटेंसेस रहेंगे, कंपोनेंट्स रहेंगे, उनका जो संकेंद्रण हो रहा है, हो सकता है कुछ ऐसे सारे ऊपर चले जाए, बहुत सारे नीचे आ जाए, इस टाइप से चलेगा। कोई जरूरी नहीं है एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा भी हो सकता है सारे एक साथ ऊपर भी हो जाए, बहुत सारे नीचे भी आ जाए। तो इस टाइप की जो संरचना बनेगी ना, उसमें आप इतना तो जरूर समझ पाए होंगे कि जो चुंबकीय आघूर्ण आएगा, वो चुंबकीय आघूर्ण सीधे सीधे जीरो तो नहीं होगा। जैसे प्रतिलोह चुंबकत्व में चुंबकीय आघूर्ण कितना आ गया था, 0 आ गया था। यहाँ सीधे सीधे चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरह से कैंसिल नहीं हो रहा ना, चुंबकीय आघूर्ण पूरी तरह से कैंसिल हो नहीं रहा है, मतलब इक्वल टू 0 तो आना नहीं है। अच्छा, तो याद रखना कि जो फेरीमैग्नेटिक आया ना, जो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस आए, उनका जो चुंबकीय आघूर्ण का मान आया, वो ऑब्वियस सी बात है कि जो एंटी फेरीमैग्नेट है, एंटी फेरीमैग्नेट या फेरोमैग्नेट, सॉरी एंटी फेरोमैग्नेट मतलब प्रतिलोह चुंबकत्व, उससे तो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका तो 0 ही होता था, है कि नहीं, ये उससे ज़्यादा होगा। पर सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो वो होता है फेरोमैग्नेट का। तो जो फेरीमैग्नेट है उसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो लौह चुंबकत्व से कम होता है और प्रतिलोह चुंबकत्व से ज़्यादा होता है, मतलब उनके बीच में क्या रहता है, ये लाई करता है। ठीक है, एग्जाम्पल बच्चे देखना चाहो अगर, तो इसके एग्जाम्पल में आप लोग याद रखना Fe3O4 आता है, Fe2O3 कहाँ आता है, क्लियर है, और यहाँ Fe3O4 आता है, साथ ही साथ Mg Fe2O4, साथ में Zn Fe2O4, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ना, उनको याद करना पड़ेगा एक इसमें क्या एग्जाम्पल होते हैं, और ये सारे एग्जाम्पल NCERT के टेक्स्ट बुक में है, तो वहाँ है तो भैया तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना। ठीक, एक और कॉन्सेप्ट समझना कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जब मैं ताप बढ़ाऊंगा ना, तो जब मैं ताप बढ़ाऊंगा तो फेरीमैग्नेटिक कर दिया रहा है, ये चुंबकीय व्यवहार का विरोध कर रहा है ना। ताप बढ़ाऊंगा तो ये चुंबकीय व्यवहार जिसका ये विरोध कर रहा है उसका विरोध ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस आया, ठीक है, जो फेरीमैग्नेटिज्म है वो कन्वर्ट होने लगेगा किसमें, पैरामैग्नेटिज्म में, मतलब अनुचुंबकत्व हो जाएगा ये। ठीक है, ये कैसा व्यवहार शुरू कर देगा, अनुचुंबकत्व, कब, उच्च ताप पर। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फेरोमैग्नेटिज्म कन्वर्ट होने लगेगा पैरामैग्नेटिज्म में। तो ये था आप लोग का पूरा प्रॉपर्टी, जिसमें हमने पढ़ा आज कि जो ठोस होते हैं उनके विद्युतीय गुणधर्म क्या होते हैं और उनके चुंबकीय गुणधर्म क्या होते हैं। सारी चीज़ों को आप लोग नोट करो, अच्छे से पढ़ाई करो, खुद का खूब ख्याल रखो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।